सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है तथा राष्ट्रीय आय की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय वास्तव में जो हमारे पास शुद्ध एनएनपी होती है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात शुद्ध जो हमारे पास राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट कर ले या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर ले तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट है, वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट बन जाता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा, नेशनल इनकम की जो माप है, सबसे पहले मेजरमेंट का अनुमान 1868 ईस्वी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता, नेशनल इनकम किसने मेजरमेंट किया था फर्स्ट टाइम? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया था 1868 में। इन्होंने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे प्रकाशित किया। और उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना इजी टास्क नहीं था। उस समय कंप्यूटर नहीं काम करते थे, उस समय हमारे पास कम्युनिकेशन कितने अधिक साधन नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में 1868 की राष्ट्रीय आय प्रकाशित किया। और उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए टोटल थी, यानी नेशनल इनकम कितनी थी, 340 करोड़ रुपए। और जब हमने इसको पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट किया, यानी टोटल राष्ट्रीय आय को हमने जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया, सारी जनसंख्या से डिवाइड किया, तो हमें 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुई पहली बार जब राष्ट्रीय आय कैलकुलेट हुआ। क्या हुआ, स्वतंत्रता के पूर्व, यानी स्वतंत्रता के पूर्व जब राष्ट्रीय आय थी तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी और टोटल नेशनल इनकम 340 रुपए भारत की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला क्वेश्चन आ जाता, स्वतंत्रता के पूर्व के बाद, तो दादा भाई नौरोजी का उसमें काफी अधिक योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 1949 को एक नेशनल इनकम कमेटी गठित की गई। सबसे पहले ये एग्जाम में पूछा जाता, मोस्टली पूछा जाता, नेशनल इनकम कमेटी का गठन कब हुआ? 4 अगस्त 1949 को हुआ। और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालोनविस को नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति, जो पहली बार राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी, और उसने स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की, तो उस समय राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए 90 पैसे का अनुमान लगाया गया, जो पहले 20 रुपए थी, अब बढ़ करके 246.9 रुपए प्राप्त हुई। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय आय किसने कैलकुलेट किया था? प्रोफेसर पीसी महालोनविस ने किया था। स्वतंत्रता के पूर्व यानी ब्रिटिश काल में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उन्होंने क्या किया था, इसको पब्लिश किया था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जिसमें पूरे देश की आय बताया था, नेशनल इनकम बताया था 340 रुपए, और पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपए। ये टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से केयरफुली आप हैंडल करना। अब इसके हम लोग 7 या 8 कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। बेसिकली 7 कंपोनेंट होते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है सकल घरेलू उत्पाद की। इसमें देखिए सकल, ग्रॉस, घरेलू देश, एक देश की सीमा के अंतर्गत, एक देश की क्या होता है फिजिकल बाउंड्री के अंतर्गत, भौतिक सीमा के अंतर्गत। भौतिक सीमा के अंतर्गत का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए ये भारत है, तो इस भारत की सीमा के अंतर्गत साथ ही साथ 5 किलोमीटर आपका समुद्र, यहाँ पे मछली हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पे मिनरल्स निकाले जाते हैं। लेकिन याद रखना, इस 5 किलोमीटर के बाद जो होती है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। वहां पर अगर मान लीजिए तेल का कोई कुआं प्राप्त हो जाता है या यहाँ पर कोई मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो इंटरनेशनल सोसाइटी उसको क्या होती है, उस पर कब्जा कर लेती है, वो आपका पार्ट नहीं बन सकता। तो इस प्रकार
उत्पादित समस्त आउटपुट, जितना वस्तुएं हैं, समस्त वस्तुएं एक देश में कब से, एक आपका अप्रैल 2021 से मान लीजिए 31 मार्च 2022 तक, ये आपका इसके मध्य जितना देश में वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जितनी वस्तुएं देश में उत्पादित हुई है, जितनी वस्तुएं देश में उत्पादित हुई है, उनको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस इस देश में इसी के समय जितनी सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको यदि उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दें, वस्तु को उनके मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेवाओं को उनके मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब प्लस अब दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तुओं को मैं आउटपुट की संख्या दे दूं, आउटपुट गुणे प्राइस ऑफ आउटपुट प्लस आपका क्या हो जाएगा, सर्विस इंटू प्राइस, तो हमें जीडीपी की गणना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी हमको कैलकुलेट करने के लिए किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा मतलब हमारे पास जो भौतिक सीमा है, जो ये बाउंड्री होती है, ये फिजिकल बाउंड्री होती है, ऐसे करके आपने जो मैप बनाया, कुछ ऐसा मैप होता है ना आपके पास, इसके अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य एक वर्ष के अंतर्गत, वर्ष कौन सा होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। अगर मैं पूछ लू एग्रीकल्चर ईयर के कब से स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर ईयर, तो एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होकर के आपका 30 जून तक चलता है। एग्जाम में याद रखना, ये सारे ईयर अलग अलग होते हैं, आपको ये एक लिस्ट बनानी चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर ईयर कब से होता है, इनकम टैक्स ईयर कितने कब से होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच ही कैलकुलेट किया जाता है। एग्रीकल्चर ईयर आप याद रखना 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, इसमें एग्रीकल्चर की जो गणना करते हैं और 30 जून तक ही संपन्न होता है। ठीक है, उत्पादित सभी वस्तुओं, जितनी देश में सारी वस्तुएं और जितनी सेवाएं हैं, इनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या उत्पादन, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एक देश के अंतर्गत जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, ठीक है, एक फाइनेंस से, अब ये जैसे आपके पास एक दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि मान लीजिए सर मेरे पास मैंने कच्चा माल खरीदा, क्या कहते हैं, फरवरी में खरीदा, तो 1 अप्रैल के बाद अगर उत्पादन आया तो माना जाएगा। हाँ, ये कच्चा माल जो होता है, ये कच्चा माल पिछले साल के उस पर जुड़ गया, इन्वेंटरी स्टॉक में जुड़ गया, तो ये कच्चा माल ना जोड़ करके फाइनल उत्पाद को हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद आपने कच्चा माल भी खरीदा तो ये हमारे पास नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार डिफिनीशन क्या हो जाएगी, एक देश के अंतर्गत घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य का मान सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जितना हमारे पास आउटपुट हुआ है, जितना हमारे पास उत्पादन हुआ है, यदि उसके बाजार मूल्य से गुणा कर दे, प्लस जितने हमारे पास सर्विसेज हुई हैं उसके बाजार मूल्य से गुणा कर दें, तो हम अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमको जो क्या मिलती है, जीडीपी, क्योंकि बाजार मूल्य पर हमने इसको जोड़ा, इसलिए यहाँ पर मार्केट प्राइस लगाए। ठीक है, बाजार मूल्य पर जोड़ा इसलिए यहाँ पर मार्केट प्राइस लगाएंगे। अब मेरे पास फार्मूला क्या बन जाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू आउटपुट इनटू प्राइस प्लस सर्विस इनटू प्राइस, ये एक हमारे पास फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाता। मान लीजिए आपके देश में 100 वस्तुओं का उत्पादन हुआ और सारी एक वस्तु का दाम 10 रुपए है। आपके देश में कितना उत्पादन हुआ, 100 रुपए, एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपए, प्लस आपके देश में 10 सेवाओं का उत्पादन हुआ और 10 सेवाओं का उत्पादन हुआ और प्लस आपके देश में मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो जीडीपी कितनी होगी, तो आप कह दोगे ये आपका 1000 हो जाएगा। 1000 आउटपुट से प्राप्त हुआ
प्लस सर्विस से 50 प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी? आपके देश की जीडीपी कुछ इतनी होगी, 1050। अगर देश में, याद रखना, ओ का मान बढ़े, आउटपुट का मान बढ़े, एस का मान बढ़े, तो जीडीपी में वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर देश में उत्पादन बढ़े, अगर देश में सर्विसेज बढ़े, सेवाएं बढ़े, लेकिन पी का मान ना बढ़े, तो इसे हम लोग रियल जीडीपी कहेंगे। रियल, वास्तविक जीडीपी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसका रेट 20 रुपए हो जाए 10 की बजाय, और इसका रेट बढ़कर के 10 रुपए हो जाए, तब जीडीपी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 10, आपका 2000 ये हो जाएगा, 2000 प्लस आपका ये हो जाएगा 100, 10, 201, तो आप कहोगे जीडीपी बढ़ गई है। तो वास्तव में केवल मूल्य में वृद्धि होने के कारण जीडीपी बढ़ी है। इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन इफेक्ट। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, उसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता कि मेरे देश की जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। आपके देश में मूल्य का मान बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ गई है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रभाव। मूल्य में वृद्धि होने के कारण हमको जीडीपी बढ़ी हुई प्राप्त होती है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मार्केट प्राइस जीडीपी में तो बड़ी प्रॉब्लम है। अर्थव्यवस्था में कम करो, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ा दो, और डायरेक्ट अगले महीने की रिपोर्ट निकाल दो कि देखो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गई है। लेकिन रियल में आपकी जो जीडीपी है, वो जीडीपी बढ़ने का रियल तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य न बढ़ के अगर आउटपुट का मान और सर्विस का मान बढ़ता, तो उसके परिणाम स्वरूप अगर जीडीपी बढ़ती, तो उस जीडीपी को हम लोग रियल जीडीपी की संज्ञा देते, वास्तविक जीडीपी बढ़ती है। लेकिन अगर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ गया है, इनके मूल्य में फ्लक्चुएशन आए हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप अगर मुझे बढ़ी हुई जीडीपी प्राप्त होती है, तो इसे हम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक गुब्बारा होता है, एक गुब्बारे में हवा भर दो तो उसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। उसी प्रकार इकोनॉमी एक गुब्बारा बन जाती है जिसमें केवल हवा भरी होती है, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति नहीं प्रभावित होती है, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति नहीं परिवर्तित होती है। परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशनरी जीडीपी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। लगती है कि आपकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वास्तव में इकोनॉमी का साइज बड़ा नहीं होता, क्योंकि केवल मूल्य में वृद्धि होने के कारण हमारे पास जीडीपी वृद्धि दिखाई पड़ती है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जितना देश में आउटपुट हो रहा है, जितना देश में उत्पादन हो रहा है, उसके प्राइस से आप गुणा कर दो, ठीक है, प्लस जितनी आपके पास सर्विसेज हो रही हैं, उसको उसके प्राइस से गुणा कर दो। अब अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये फार्मूला क्या बना, O इंटू पी प्लस एस इंटू पी। अब अगर अर्थव्यवस्था में ओ का मान बढ़ जाए किसी कारण से एंड एस का मान बढ़ जाए किसी कारण से, तो हम इसे रियल जीडीपी की संज्ञा देंगे। रियल जीडीपी यानी देश में वास्तव में आपके यहाँ क्या बढ़ा, आपका क्या कहते हैं, आपके देश का उत्पादन बढ़ गया है। रियल जीडीपी ये है मार्केट प्राइस पर। लेकिन अगर देश में जीडीपी मुझे बढ़ती हुई दिखाई पड़े, देखो एस इंटू पी, पी का मान बढ़ जाए दोनों तरफ से, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए दोनों तरफ से, तो भी जीडीपी मुझे बढ़ती दिखाई पड़ेगी, और इसे हम लोग वास्तव मार्केट प्राइस जीडीपी कहेंगे। बट ये इन्फ्लेशनरी जीडीपी कहलाएगी, अर्थात मुद्रा स्फीति के कारण ये जीडीपी बढ़ी है, ये नॉन रियल जीडीपी कहलाएगी। अर्थात ये केवल डेटा हमको शो कर रहा है कि जीडीपी बढ़ गई है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर हो सके तो मार्केट प्राइस दो प्रकार का होता, एक होता स्थिर मूल्य सूचकांक, आपने नाम सुना होगा, और एक होता करेंट वर्तमान मूल्य सूचकांक। तो कोशिश करिए कि आप कभी भी जीडीपी को कैलकुलेट करिए तो स्थिर मूल्य पर ही कैलकुलेट करिए, नहीं तो कभी मत करिए। दूसरा तरीका, आप मूल्य चर को छोड़ दीजिए, मूल्य पर जीडीपी कैलकुलेट मत करिए। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि फिर आउटपुट का हम मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि मूल्य ही
आपका मुद्रा ही एक ऐसा मेजरमेंट है जो हम माप सकते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा एक काम करते हैं, जीडीपी में जितने उत्पादन के साधन लगते हैं, जितने उत्पादन के साधन लगते हैं, उन उत्पादन के साधनों को जो आप आय देते हो उनको जोड़ लो। वास्तव में जो जीडीपी होती है वो उत्पादन के साधनों के प्रतिफल है, तो वही उसके बराबर होता है। तो अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करो, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन के साधनों को जो भुगतान करते हो वही आपकी साधन लागत कहलाती है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या है? हमने कल से डिस्कस कर रहे हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहसी, संगठन। तो उत्पादक के जो साधन होते, इनको मिलने वाले रिवार्ड, जैसे श्रम को मिलता है वेज, भूमि को मिलता है रेंट, इनके साधनों को जोड़ लीजिए तो आपको जो मूल्य वाला प्रॉब्लम आया, ये मूल्य वाला प्रॉब्लम ही ये खत्म कर देगा। अर्थात जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, साधन लागत पर जो जीडीपी होगी, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जब हमने मनी टर्म में यूज ही नहीं किया तो इन्फ्लेशनरी दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए फैक्टर कॉस्ट को अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया। दिस इज रियल जीडीपी, इसको कहने लगे, इसको रियल जीडीपी कहने लगे। कह रहे कि इसमें कोई जो है प्राइस में अचानक वृद्धि हो जाती इन्फ्लेशन के कारण, ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर मार्केट प्राइस पे कोई जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो उसमें ये समस्या हमें सबसे ज्यादा, क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। इसलिए अगर आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट निकालने पे इन्फ्लेशन वाली समस्या को वहीं पर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार जीडीपी आपकी दो प्रकार से कैलकुलेट हो गई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसमें इन्फ्लेशनरी वाला जो दोष था वो खत्म हो गया। और दूसरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में अर्थशास्त्री ने कहा स्थिर मूल्य पर अगर हम निकालते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, वर्तमान मूल्य पर निकाल देते हैं और वर्तमान मूल्य हरदम बढ़ा हुआ होता है। इसलिए इसमें इन्फ्लेशनरी जो आपका जो मुद्रा स्फीति के प्रभाव होते हैं वो दिखाई पड़ने हैं लगते हैं, जिससे लगता है कि जीडीपी बड़ी है लेकिन जीडीपी उतनी बड़ी नहीं होती है। तो इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं। तो सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और उसके मूल्य को गुणा कर दो। जितनी वस्तुएं आप पे होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो आपको दिखाई पड़ती हैं, प्लस जितनी सेवाएं होती है, सर्विसेज होती हैं, उसके मूल्य को आप गुणा कर दो, तो हमें जो प्राप्त होगी जीडीपी, वो वास्तव में मार्केट प्राइस जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। ये आपका एक फार्मूला बन जाता है, और फार्मूला याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, इसलिए अर्थशास्त्री इसको ले लिए और इसको कहे कि दो प्रकार से होता है, एक स्थिर मूल्य पर होता है। तो आप एक काम करिएगा, स्थिर मूल्य पर जीडीपी कैलकुलेट करिएगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने कहा वर्तमान कीमत या चालू कीमत पर भी आप निकाल सकते हैं, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जिससे लगेगा जीडीपी आपकी हाई है। तो इस प्रकार आपकी जीडीपी हो जाती है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी संज्ञा देते हैं। एनडीपी वो होती है जब अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें उसको उत्पादन करने के लिए हमारी जो मशीनें होती हैं उसमें टूट फूट या घिसावट होती है। टूट फूट या घिसावट होती है, यदि उसको घटा दो तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। देखिए डिफिनेशन इसकी, एनडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों, उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी की घिसावट को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट, आपका एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अर्थात
फार्मूला क्या बन जाता है? आपका फार्मूला बन जाता है कि अगर जीडीपी आपके पास है और जीडीपी मार्केट प्राइस आपके पास है और इसमें से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देते हैं, इसमें से मूल्य ह्रास को आप घटा देते हैं, तो आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में आपने मूल्य ह्रास या पूंजी ह्रास को घटाया है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मूल्य बाजार मूल्य पर प्राप्त हो जाएगी। अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से आप मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी आपकी फैक्टर कॉस्ट में प्राप्त हो जाएगी। तो आप चाहे आपके पास क्या कहते हैं बाजार मूल्य पर जीडीपी हो, चाहे आपके पास फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी हो, दोनों में से यदि मूल्य ह्रास या पूंजी ह्रास को घटा देंगे तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं। हम एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आपको लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक बाइक है, इस बाइक को आपने खरीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का आपने ये बाइक खरीदा। इसकी उम्र मान लीजिए आपने कहा कि एवरेज सर मैं एक बाइक को 10 साल मानता हूं, बढ़िया चलती है, उसके बाद वो बेकार हो जाती है, तो यानी 10 साल उसकी लाइफ है, यानी 1 साल में आपकी जो बाइक है वो कितनी घिसेगी? 10,000 रुपए के बराबर, ठीक है। अगर आप कोई जॉब में जाते हो, जॉब में जाने के परिणाम स्वरूप आप 1 लाख रुपए पा जाते हो, उस जॉब में जाते हो, पूरे साल में आप 1 लाख रुपए अगर कमा लेते, तो ये आपकी पूरी की पूरी 1 लाख नहीं होगी, बल्कि इसमें इन्होंने कहा अर्थशास्त्रियों ने कि शुद्ध इनकम 1 लाख कमाने के लिए आपकी पूंजी ह्रास कितनी हुई? 10,000 रुपए पर महीने। क्यों? हर महीने आपका हर साल आपका 10,000 रुपए की बाइक घिस रही थी, तो इस 10,000 रुपए को घटाइए, तो आपको जब ने 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए घटाए, तो आप वास्तव में कमाए तो 1 लाख रुपए थे, लेकिन शुद्ध जो आपकी आय है वो 90,000 रुपए है, क्योंकि 10,000 रुपए की बाइक आपकी उस साल घिसावट हो गई। जिस बाइक की हेल्प से आपने 1 लाख रुपए कमाया, वो वास्तव में 1 लाख रुपए ना हो करके बाइक का मूल्य, आपने जो बाइक का पूंजी ह्रास हुआ उसको हम लोग घटा देते हैं, तो इसे हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक मशीन से, मान लीजिए कोई मेरे पास एक मशीन है, एक जेसीबी है मेरे पास, और वो जेसीबी से मैं पर डे, इस समय जेसीबी का रेट है क्या होता, 5,000 रुपए घंटा ना, कुछ ऐसा रेट चलता है, 5,000 रुपए घंटे है। अगर इस जेसीबी से मैं पूरे दिन में कितना कमा लेता हूं, तो उसमें मशीन में जो घिसावट हो रही है, जेसीबी मशीन है, उसके पार्ट में घिसावट हो रही है, तो उसको हर घंटे माइनस करते चले जाइए, तो आपको जो जेसीबी मशीन से आपने कमाया है वो वास्तव में आपकी शुद्ध आय होगी। तो उसी प्रकार नेशनल इनकम काउंटिंग में भी ये कहा जाता है कि अगर आप जीडीपी में से जितनी उस देश में उस साल मशीनों में घिसावट हुई है, मशीनों में घिसावट हुई है, उस घिसावट को अगर घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका देश का एक प्रकार का लॉस हुआ ना, मशीनों में घिसावट हुई है, तो उसे हम लोग एनडीपी कहते हैं, शुद्ध, यानी जी से एन पर आने के लिए आपको घिसावट को हटाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। यानी सकल से शुद्ध में आने के लिए, सकल से शुद्ध में आने के लिए आपको मूल्य ह्रास या घिसावट, जो मशीनों की घिसावट होती है या पूंजी की घिसावट होती है, इसको माइनस कर दिया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इसको घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आपका क्लियर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अधिकतर नेशनल इनकम में पूछा जाता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा जीडीपी में से मशीनों की घिसावट को घटा दीजिए। या दूसरा तरीका है, अगर हम कह दें एनडीपी प्लस मशीनों की घिसावट, अगर मशीनों की घिसावट को शुद्ध में जोड़ दें, एक दूसरा तरीका घुमाकर पूछने वाला, तो अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से यदि मशीनों की घिसावट को जोड़ दें तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार एग्जाम में कई बार घुमा करके प्रश्न
पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब यही होता कि अगर इसका मान निकालना है तो जीडीपी में से मशीनों की खिंचावट को घटा दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जीडीपी का मान प्राप्त हो जाता। अब मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट दोनों, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में प्राप्त करना है तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में इसको घटाइए, अगर जीडीपी आपको मार्केट प्राइस में चाहिए तो जीडीपी मार्केट प्राइस में इसको घटा दीजिए। अगला आपका पॉइंट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हमारे पास वर्ड यूज करने लगे राष्ट्रीय। याद रखना, राष्ट्रीय आपके देश के लोग या नागरिक दूसरे देश कहीं पर भी यदि उत्पादन प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, आर्थिक क्रिया में इन्वॉल्व है और वो अपने देश को अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं तो वो राष्ट्र की संज्ञा आ जाएगी। राष्ट्र की संज्ञा बहुत बड़ी संज्ञा होती है जो घरेलू सीमा से बहुत दूर तक जाती है। तो अब हमारे पास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ गया, बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी के नाम से हम लोग जानते हैं। जीएनपी के नाम से जानते हैं और जीएनपी के लिए आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, जितना आपके देश में उत्पादन हुआ है, अगर विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय, विदेशों से जितनी हमको इनकम आई है हमारे देश में, याद रखना विदेशों से इनकम आई भी है और विदेशों से इनकम गई भी है, इसीलिए यहाँ पर विशुद्ध वर्ड यूज किया गया है कि जितनी इनकम गई है उसको माइनस कर दो। तो जितने विदेशों से इनकम गई है और जितनी विदेशों से आई है उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लो कि हम प्लस में है कि माइनस में, उसको सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दो। ठीक है, तो आपको जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे अन्य देशों में हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे देश की पूंजी है, हमारे देश की फर्में हैं, वो विदेशों में जो कुछ अर्जित कर रही है, ठीक है, उसके मूल्य को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, अपने सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जीडीपी, अगर जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त इनकम, अधिकतर इसको हम लोग एक्स माइनस एम फॉर्म पे दिखाते हैं। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट याद रखना, एक्सपोर्ट क्यों दिखाया गया? एक्सपोर्ट जब करते हैं तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। कैसे? जब हम अपनी वस्तुओं को निर्यात करते, निर्यात करेंगे तो वो लोग डॉलर देंगे तो हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते, और इंपोर्ट जब हम आयात करते हैं तो आयात करने से विदेशी मुद्रा हमको पेमेंट या भुगतान करना पड़ता है ना। तो जितना हमने प्राप्त किया उसमें से जितना हमने भुगतान किया, अगर उसको माइनस कर देंगे तो विदेश से अर्जित जो आय होगी वो विशुद्ध आय प्राप्त हो जाएगी। विशुद्ध आय प्राप्त करने के लिए जितना हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, प्राप्त विदेशी मुद्रा में से भुगतान की गई विदेशी मुद्रा को घटा देते हैं तो हमको विदेश से अर्जित विशुद्ध आय प्राप्त हो जाएगी, और उसको अगर आप जीडीपी में जोड़ देते हो तो आपको जीएनपी प्राप्त हो जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। डिफिनीशन, किसी देश के एक वर्ष में, वही फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित है, आय नहीं शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब हमने जो भुगतान किया, हमने जो दिया है और जो हमने लिया है, ठीक है, उसका अंतर आपका होगा। तो इस प्रकार जीडीपी में, अगर मैं एक देश की जीडीपी में, अगर मैं एक देश की जीडीपी में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय यानी एक्स माइनस एम, फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने से आप विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हो, विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हो। तो ये आपके लिए खुशी की बात हुई, आपके देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, और इंपोर्ट करना एक प्रकार से दुख है। अगर आप दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो, आयात करते हो, तो विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो विदेशी मुद्रा होगी आपके पास तो होती नहीं, तो विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है, वो आप जाओगे अपनी मुद्रा दे करके विदेशी मुद्रा उनसे लोगे तो उनका विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा आरबीआई का, तो आरबीआई क्या करेगा? दुखी होगा। तो जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और जितनी मुद्रा तुमको देनी पड़ती है,
इसका मान यहाँ पे रख दो, इसका मान यहाँ पे रख दो और जीडीपी में जोड़ दो तो जीएनपी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न मेरा है, क्या जीएनपी जीडीपी के बराबर हो सकती है? प्रश्न मेरा है, क्या जीएनपी का मान जीडीपी से कम हो सकता है? यदि देश की जीडीपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन जीएनपी कम है, क्या ऐसा हो सकता है कि जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाए? क्या सकल घरेलू उत्पाद का मान ज्यादा हो जाए और हमारे पास क्या होता है, जीएनपी का मान कम हो जाए? ऐसा भी हो सकता है? यस, हो सकता है। कब हो सकता है? तो ये इसके होने के लिए कारण ये होता है कि अगर हमारे विदेश से अर्जित विशुद्ध आय शून्य, जितना हम लोग निर्यात कर रहे हैं उतने का आयात कर ले, अगर इसका मान शून्य हो जाए तो जीएनपी का मान जीडीपी के मान के बराबर हो जाएगा। आप एग्जाम में हरदम बता देना, बोल देना, यस हो सकता है। अगर एक्स माइनस एम जितना विदेश से हमने प्राप्त किया है उतना ही अगर भुगतान करते, यानी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का मान यदि बराबर है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट है, अगर आपके देश में एक्सपोर्ट जितना आप आयात कर रहे, निर्यात कर रहे हो उतना ही अगर आयात कर रहे हो तो जीएनपी जीडीपी के बराबर। ये याद रखना कि अगर निर्यात तथा आयात दोनों बराबर है तो जीडीपी जीएनपी में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके देश का, ठीक है, अब देखो, अगर आपके देश में एक्सपोर्ट का मान ज्यादा है यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त आप ज्यादा कर रहे हो एंड इंपोर्ट का मान कम है, आपका पास क्या होता है, इंपोर्ट का मान कम है तो यानी देना कम पड़ता, तो प्राप्तियां ज्यादा है, देनदारी कम है, तो जीएनपी का मान जीडीपी के मान से ज्यादा होगा। क्लियर है? और तीसरी कंडीशन में भारत ज्यादा रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके आयात ज्यादा है, आयात ज्यादा है यानी एम ज्यादा है, एम का मान ज्यादा हो और एक्स का मान निर्यात आपके कम हो। ऐसा ही तो था भारत के साथ ना, भारत के साथ स्वतंत्रता के बाद की हमारे पास आयात ज्यादा थे, निर्यात कम थे, परिणाम स्वरूप एक्स का मान हमारे पास कम रहा और एम का मान हमारे पास ज्यादा रहा, यानी एक्स का मान हमारे पास कम रहा और एम का मान हमारे पास ज्यादा रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारी देनदारियां ज्यादा थी और हमको प्राप्तियां कम थी, यानी एक्स का मान आपका कम था, एम का मान ज्यादा था। इस कंडीशन में जीएनपी का मान कम हो जाएगा और जीडीपी का मान ज्यादा हो जाएगा। कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ था। आपकी राष्ट्रीय उत्पादन जो पूरे राष्ट्र का उत्पादन है ये वास्तव में कम हो गया और आपके देश की सकल घरेलू उत्पाद का मान ज्यादा हो जाता, तो इट विल बी, इसीलिए सरकार कहती है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट घटाओ। इंपोर्ट घटाने के लिए अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ, मोदी जी ने प्रारंभ किया था स्वरोजगार योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना और मेक इन इंडिया। पहले चला मेड इन इंडिया, अब चला मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं चालू की गई ताकि आपके देश में ये एक्स माइनस एम जो ये आपकी कंडीशन इस वर्तमान में विद्यमान है इसको हम हटा करके कम से कम एक्स इक्वल टू एम कर दें ताकि जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाए, या हमारा टारगेट है कुछ ऐसा कर देगा, एक्सपोर्ट का मान ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट का मान कम हो जाए, तभी अर्थव्यवस्था प्रॉपरली डेवलप कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ये सिचुएशन आपको लगता है कि राष्ट्रीय उत्पाद, मेरा राष्ट्रीय उत्पादन बहुत ज्यादा है, नहीं, राष्ट्रीय उत्पादन का मान सकल घरेलू उत्पादन से कम हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली होती है, आपको बहुत अधिक इसमें नोटेबल पॉइंट है, ये आपको सारे चीज बुक्स में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको मैंने डिफाइन कर दिया। आप याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, आपको परेशान कर लिए पूछा जा सकता कि क्या जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकती है, तो आप यहां से कैलकुलेट करिए। चलिए मैं एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है, विदेश से अर्जित आय का मान शून्य है, तो याद रखना जीएनपी
जीडीपी के बराबर, पहली कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस में है, एक्स इक्वल टू एम, आयात निर्यात के बराबर है, और आपकी लेनदारी देनदारी के बाद जीरो बचता है, तो आपकी जीएनपी और जीडीपी में कोई फर्क नहीं होगा। दूसरा नोटेबल पॉइंट, अगर देश का एक्सपोर्ट ज्यादा, हम निर्यात जैसे ज्यादा करते, जैसे अमेरिका है, चाइना है, दुनिया में इस समय ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, दुनिया को अपना वस्तु और तथा सेवाएं बेचते हैं, और इंपोर्ट कम है। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो ये आपका भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और इस केस में जीएनपी का मान जीडीपी के मान से ज्यादा होगा। नोटेबल पॉइंट, ओके। एंड थर्ड कंडीशन जो होती है, अगर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट आपके भारत, जैसे भारत में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो निगेटिव होता है। हमको प्राप्तियां कम है विदेश से और देनदारियां ज्यादा हैं, परिणाम स्वरूप जीएनपी का मान जीडीपी के मान से कम हो जाएगा, जीडीपी के मान से कम हो जाएगा। बड़ी दुखद बात है, जहां पर जीडीपी का मान ज्यादा होना चाहिए था, हमारे कॉन्सेप्ट में बैठा है, वहां पर आज भारत में क्या हुआ, जीडीपी का मान ज्यादा है और जीएनपी का मान कम। तो ये तीन कंडीशन सिचुएशन होती है, जो इसीलिए एक देश की सरकार क्या करती है, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाती है, और उसका पहला टारगेट होता है, याद रखना, ये टारगेट होता एक्सपोर्ट बढ़ाने की, ताकि इंपोर्ट में कुछ नहीं करती, एक्सपोर्ट बढ़ा दे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे फेवर में आ जाए। दूसरा तरीका उसका होता इंपोर्ट घटाने की। आप बड़ा पेट्रोल पेट्रोल चिल्ला रहे हो ना, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट में अगर मैं एक डेटा आपको साथ शेयर करता हूं, अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपए से कम भी कर दो तो लोग उसको बेस्ट यूज ज्यादा करते हैं। आप देखे होंगे लोग बाइक पे घूमने निकल जा रहे हैं, आप उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे, जो एक देश के राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, लोग फालतू में कार लेकर के घूमने चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सब्सिडी युक्त पेट्रोल दे दिया जाए तो हमारे पास जो पेट्रोल है सबसे ज्यादा इंपोर्टेबल है, सरकार इसको सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रही है कि मुझे ज्यादा देनदारियां, हम क्यों ना आपके पास 16 प्लांट चालू किए जाए, आपको क्यों ना अदर आपको जो आपका जेट्रोफा बायोफ्यूल है इनको यूज किया जाए ताकि इंपोर्ट घटे। तो दूसरा तरीका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का, इंपोर्ट को डिक्लाइन करें, एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ा सकते। पहला मेरा टारगेट है एक्सपोर्ट को देश में बढ़ाया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होगा, दूसरा इंपोर्ट को घटाया जाए, और तीसरा आपका तरीका क्या होता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना भारत में ही उसको बना दिया जाए, उस पेट्रोल को भारत में क्यों ना बना दिया जाए, यानी ऐसी चीज भारत में बना दी जाए जिससे हमको वो वस्तु इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो इस प्रकार एक्सपोर्ट को बढ़ाने का हमारा पहला टारगेट है, दूसरा इंपोर्ट को घटाने का। फिर भी लोग नहीं मानते, एक काम करो, टैरिफ लगा दो ना, टैरिफ लगा दो तो आयात का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयात का मूल्य बढ़ जाएगा। कोटा लगा दो, टैरिफ कोटा इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत मैं बनाऊंगा, ये केवल और केवल इन सिचुएशंस को सुधारने के लिए हम लोग करें, जीएनपी का मान बढ़ाने के लिए, और जीडीपी का मान जो वास्तव में जीएनपी के मान से ज्यादा, इसको सुधारने के लिए हम टैरिफ लगाते हैं, कोटा लगाते हैं, आपका क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। आपने देखा होगा केवल इनको एक्स को बढ़ाने के लिए और एम को घटाने के लिए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा फेवर में हो, और मैं इस सिचुएशन में, ये आइडियल कंडीशन है एक अर्थव्यवस्था को, इस कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन में होना बेस्ट माना जाता है। लेकिन वर्तमान में हम लोग कहां पर है, थर्ड कंडीशन में, जो सबसे बुरी कंडीशन मानी जाती है। और अगर एक कंडीशन नॉर्मल है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, तो पहली कंडीशन नॉर्मल है, दूसरी कंडीशन आपकी बेस्ट कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन वर्स्ट कंडीशन है। अब आप समझ सकते हो भारत को लिए री स्ट्रेटजी क्यों बनानी पड़ती है, हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसीज पर क्यों ध्यान देते हैं, यही कहीं ना कहीं हमारे टारगेट छुपे हुए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई।
चले आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं और अब मेरे पास है अगला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है शुद्ध घरेलू उत्पाद। आपका है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अगर शुद्ध आपका जीएनपी में से, वही डिफिनेशन सेम है, जीएनपी में से यदि मैं मूल्य ह्रास या पूंजी ह्रास को माइनस कर दूं, मूल्य ह्रास या पूंजी ह्रास को माइनस कर दूं, तो मुझे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। एनएनपी प्राप्त हो जाएगी यदि जीएनपी में से मैं मूल्य ह्रास या पूंजी ह्रास को माइनस कर दूं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपके पास जीएनपी मार्केट प्राइस पर है तो मार्केट प्राइस में यदि डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटाता हूं तो एनएनपी आपको मार्केट प्राइस में मिलेगी। और अगर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में है तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आपको एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा फैक्टर कॉस्ट के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार वही डिस्टिंक्शन जो जीडीपी जीएनपी में थी वही जीएनपी और एनएनपी के बीच में है। देखिए, जी से एन पर आने के लिए मैंने मूल्य ह्रास को माइनस किया, तो इस प्रकार हमने मूल्य ह्रास को जब माइनस किया तो हमें प्राप्त हो जाता है। और हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाती है। यानी पूंजी जो घिसी है पूरे देश में, वर्ल्ड लेवल पे हमारे शिप घिसे हुए हैं, प्लेन घिसे हुए हैं, तो इनको घिसावट को हटाने के बाद जो बचेगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि मैं घिसावट को हटा दूंगा तो मुझे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ओके, फार्मूला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से यदि मूल्य ह्रास को मैंने घटा दिया तो मुझे एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। अब याद रखना, यही आपका एनएनपी नेशनल इनकम होती है। आपकी नेशनल इनकम होती है, बस कुछ कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, कुछ कंपोनेंट को माइनस किया जाता है। जो आपके देश में नेशनल इनकम का डेटा आता है वो वास्तव में एनएनपी का डेटा आपके सामने आता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का डेटा आपके सामने आता है जो हम लोग नेशनल इनकम करते हैं। चलिए इसको एक विशेष फोकस कर देते हैं 5वें पॉइंट के रूप में। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय साधन लागत है, क्योंकि याद रखना अगर हम मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इन्फ्लेशन वाला गुण आ जाएगा जिससे हमको राष्ट्रीय आय में एरर समझ में आएगा और राष्ट्रीय आय हमारे पास क्या हो जाएगी? गलत प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत रेखा पर यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर जो हमको प्राप्त होती है उसे हम लोग नेशनल इनकम की संज्ञा देते हैं। प्रचलित कीमत पर यदि मार्केट प्राइस की बात करें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से इनडायरेक्ट टैक्स को आप घटा दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए और उत्पादन को जोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो अगर मार्केट प्राइस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए आप कहते नहीं सर मुझे फैक्टर कॉस्ट वाला नहीं समझ में आता, आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करिए, दैट इज इजी फॉर मी। तो एनएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ मत करिए, जितना देश में इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है, जितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है उसको घटा दीजिए प्लस सब्सिडी, सब्सिडी को जोड़ दीजिए, आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस से यदि नेशनल इनकम आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, मार्केट प्राइस से यदि आप नेशनल इनकम प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक काम करो, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। आप अगर नेशनल इनकम प्राप्त करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आसान है, फैक्टर कॉस्ट में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। एक मिनट,
विजुअल होगी हमारी पीपीटी? हाँ, हमारी पीपीटी विजुअल होगी आपको। हम पॉइंट पर इसी पे डिस्कस करते हैं फिर से। हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे थे। तो नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे थे, तो नेशनल इनकम के अंतर्गत इन्होंने कहा कि नहीं, हमको फैक्टर कॉस्ट नहीं, हमको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करिए। फैक्टर कॉस्ट पे तो बड़े इजी है कि ये फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो आपको नेशनल इनकम को एनएनपी प्राप्त होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है, उसी को आप नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन नहीं, हमको मार्केट प्राइस से आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो एनएनपी आपके पास यदि मार्केट प्राइस में है, तो उसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स यानी आप अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप घटा दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाने के बाद जितनी देश में सब्सिडी दी गई है, उस सब्सिडी को जोड़ दीजिए। ठीक है, उस सब्सिडी को जोड़ दीजिए। और इसके परिणाम स्वरूप अगर गवर्नमेंट का कोई सरप्लस है, गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो गवर्नमेंट सरप्लस को इसमें आप घटा दीजिए। आपको ये जो प्राप्त हो जाएगा, ये नेशनल इनकम आपका मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एनएनपी में से यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं और गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस है, उसको भी माइनस कर देते हैं, तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको पहला तो है एनएनपी, अगर फैक्टर कॉस्ट है तो वो डायरेक्ट नेशनल इनकम कहलाएगी। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि मार्केट प्राइस पर भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, ये फार्मूला लगा करके। तो ये एग्जाम में फार्मूला बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये देखिए आपके पास व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है? मान लीजिए एक उत्पादन की प्रक्रिया में आप लोग श्रम के रूप में, भूमि के रूप में, पूंजी के रूप में कई लोग लगे हुए। सपोज दैट आपने मान लीजिए 5 पर्सन है, 5 पर्सन के सहयोग से, ठीक है, 5 पर्सन के सहयोग से आपको 500 रुपए का कुल उत्पादन एक जगह पर हुआ। एक कंपनी में अपने 5 लोग लगे और 5 लोगों के सहयोग से कुल उत्पादन कितना हुआ? 500। तो क्या सभी व्यक्तियों को 100 रुपए दे देना चाहिए? प्रश्न ये है। अगर ये 100 रुपए मुझे मिल जाए तो यही मेरी पर्सनल इनकम है। यानी कुल उत्पादन को, देश की नेशनल इनकम को यदि पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद मुझे जो कुछ प्राप्त हो जाए, वो वास्तव में व्यक्तिगत आय होनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्तिगत आय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। वास्तविक आय जो उनको इनकम प्राप्त होती है। तो याद रखना, जब कंपनी अपना टोटल 500 का उत्पादन करती है, तो सबसे पहले कंपनी अपने कुछ फंड काट लेती है, कुछ चीजें काट लेती है, कटौती कर लेती है। तो कटौती क्या क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। कंपनी पूरे जो उत्पादन हुआ, उस पूरे उत्पादन को वितरित नहीं करती उत्पादन के साधनों के बीच, बल्कि क्या करती है कि पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक कंपनी क्या करती है, जितनी आपकी नेशनल इनकम है, एक देश में जितनी नेशनल इनकम है, आप पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करिए, जितनी राष्ट्रीय आय आपकी आई है, अभी हमने राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन आपको सिखाया, उसमें अंतरण भुगतान, जैसे सामाजिक सेवा के अंतर्गत पेंशन आती है, आपने पेंशन देखा होगा, सब्सिडी देखी होगी। तो इस प्रकार जितना आपको भुगतान प्राप्त हुआ उसको जोड़ दिया जाता है पर्सनल इनकम। क्योंकि पर्सनल इनकम आपको एलपीजी की सब्सिडी मिली, अंतरण भुगतान है, आपकी पर्सनल इनकम में जुड़ जाएगी। प्लस माइनस निगम कर, ठीक है, निगम कर को हम लोग घटा देंगे। अवितरित लाभ, हमने बताया हर कंपनी अपने पास एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का फंड बनाती है। 500 रुपए का उत्पादन हुआ तो कहती है 50 रुपए अवितरित लाभ के रूप में मैं रखूंगी अपने पास। ठीक है, इसको क्या होता है, कभी कभी कंपनी को बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाती है, तो हर बार उत्पादन से कुछ न कुछ अवितरित लाभ, एक ऐसा लाभ जिसको किसी भी उत्पादन के साधनों के मध्य वितरित नहीं किया जाता, प्लस माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान। और आपने देखा होगा कंपनी आपको पेंशन का पैसा भी वहीं से काट लेती है।
तो अवितरित लाभ और पेंशन का पैसा ये माइनस कर दीजिए, अंतरण भुगतान जो आपको कंपनी की तरफ से मिला सब्सिडी उसको जोड़ दीजिए, वो आपकी पर्सनल इनकम हो जाएगी। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए आप नेशनल इनकम में जो ट्रांसफर पेमेंट है, जो आपको मिल रहा कंपनी से कुछ लाभ, मुद्रा के रूप में लाभ मिल रहा, उसको जोड़ दीजिए, निगम कर को इसमें घटा दीजिए। निगम कर क्या होता है? कंपनी पर लगने वाला कर ना। कंपनी जब आपकी काम करती है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है ना, इसको और हम डिफाइन करेंगे पब्लिक फाइनेंस जब पढ़ाएंगे। बट निगम कर यहाँ मोटा मोटा आप ये समझ लो कि कंपनी जो काम करती है उस पर जो टैक्स लगता है वो निगम कर कहलाता है। तो ये टैक्स कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं, वो जो आपका ये 500 का भुगतान हुआ इसी में से आपका निगम कर वो भुगतान करेगी, प्लस माइनस अवितरित लाभ। कंपनी एक फंड बनाती है जिसमें कुछ पैसा अपने पास रखती है अवितरित लाभ के रूप में, और कुछ पैसा आपका काट लेती है। कहते हैं ना ग्रेजुइटी है आपके पास, तो इस तरह करके प्रोविडेंट फंड है, इस तरह करके कंपनी कुछ ना कुछ पैसा काट लेती है। तो संपूर्ण 500 रुपए की आय को कंपनी नहीं बेचती है, बेचती मतलब संपूर्ण 500 रुपए की आय को एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट तय करती है अपने उत्पादन के संसाधन पर, मतलब भूमि पर, श्रम पर, बल्कि उसमें से सबसे पहले क्या हुआ, निगम कर जो टैक्स लाइबिलिटी जो उसके ऊपर है उसको पेमेंट करती है। दूसरा क्या होता है, अवितरित लाभ के रूप में एक कोष रख लेती है, कुछ पैसा निकाल के रख लेती है, प्लस पेंशन या ग्रेजुइटी या अदर चीजें जो आपको रिटायरमेंट के समय देती है उसके लिए फंड निकालती है। तो जो इसके पास आप 400 बचा, इसको उत्पादन के जितने संसाधन है उनसे डिवाइड कर देती है, तो वही आपकी इनकम पर्सनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार पर्सनल इनकम के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में से अंतरण भुगतान जो सब्सिडी के रूप में आपको मिलता है उसको जोड़ दिया जाता है, निगम कर को, अवितरित लाभ को और सामाजिक सुरक्षा को घटा दिया जाता, आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगी। अब प्रश्न बढ़ता है कि ये जो पर्सनल इनकम आपको मिली है, क्या यही आपकी व्यय योग्य आय है? व्यय योग्य आय, क्या इस इनकम को आप खर्च कर सकते हो? जो पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आपको आय मिली है, जो कंपनी ने या देश ने आपको ये इनकम दिया है, क्या इसको आप खर्च कर सकते हो? क्या ये डिस्पोजल इनकम हो सकती है? ठीक है, पापा जो पैसा अर्न करते हैं, हम लोग जो मनी अर्न करते हैं, तो जो मनी अर्न करते हैं वो आपकी कहलाएगी पर्सनल इनकम। क्या पर्सनल इनकम व्यय योग्य इनकम है? क्या उस आय को आप खर्च कर सकते हो? प्रश्न ये बनता है, क्या उस आय को आप खर्च कर सकते हो? तो प्रश्न आंसर है नो। जो हम इनकम कमा करके मंथली लाते हैं, हर महीने आपके पास इनकम लेकर के आते हैं, उस पूरा का पूरा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हो। आपने कहा मेरा वेतन 40,000 रुपए है, ठीक है, 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए आपके अकाउंट में गवर्नमेंट दे देती है, तो इसको आप पूरा का पूरा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी लाइबिलिटी आपके साथ बैठी है क्या आपके पास, डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है, आपको इसमें से डायरेक्ट टैक्स पे करना है। उसके बाद जो आपके पास इनकम बचेगी उसको आप खर्च कर सकते हो। तो पर्सनल इनकम में से यदि आप अपनी पर्सनल, देखो वहां पर कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट कर दिया, तब आपको पैसा दिया, अब आपके पास जो पैसा आया उसमें से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को खत्म करिए, तब जो आपके पास बचेगा वो आपका डिस्पोजल इनकम होगा, वो खर्च करने वाला व्यय, आपका व्यय योग्य आपकी आय होगी। सारी इनकम को आप खर्च नहीं कर सकते हो। तो इसकी डिफिनेशन हो गई, प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त आय को पूर्णतया व्यय नहीं कर सकता है, बल्कि अब देखो यहाँ पे ईयरली हम लोग काउंट कर रहे हैं, वर्ष के रूप में काउंट कर रहे हैं, इसलिए पूरे साल में जितना इनकम पाता है वो पूरा नहीं खर्च कर सकता, बल्कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ राशियां ली जाती हैं। आपकी इनकम में से डायरेक्ट टैक्स काटना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डायरेक्ट टैक्स कैसे हो सकता है, आपका इनकम टैक्स हो सकता है, आपके पास वेल्थ टैक्स हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास कैपिटल टैक्स हो सकता है, आपके पास ये सारे टैक्स लाइबिलिटीज है। आपको ये सारे टैक्स लाइबिलिटीज पेमेंट के बाद जो कुछ बचता है वही राशि को आप खर्च कर सकते हो। तो पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम कभी बराबर नहीं होती है। लोग इसको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं ना कि 40,000 मैं पर मंथ पा रहा हूं, नहीं खुश मत होइएगा,
इस 40,000 में आपको टैक्स पेमेंट करने के बाद आप इसको व्यय योग्य आय बना सकते हैं, डिस्पोजल इनकम बना सकते हैं। क्लियर है? तो डिस्पोजल इनकम क्या होगी? डिस्पोजल इनकम इक्वल टू व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, जो अभी इसके पूर्व मैंने निकाला, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। और वहां पर याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी पर्सनल इनकम में, याद हो तो आपको। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास नहीं, हमने एनएनपी में इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी, तो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी। तो व्यक्तिगत आय में से यदि डायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे तो डिस्पोजल इनकम हमें प्राप्त हो जाती है, व्यय करने योग्य है। अब इसको आप जाकर के शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, शॉपिंग आप कर सकते हो। और लास्ट मेरी है पर कैपिटा इनकम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका फोकस इसी पर रहता है। पर कैपिटा इनकम, एक देश में जितनी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को टोटल आपके देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो आपके देश की नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर नेशनल इनकम देश की हाई होगी तो पर कैपिटा इनकम हाई होगी, और दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम इक्वल टू एनआई अपॉन पॉपुलेशन आपका दूसरा तरीका है। अगर देश की पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम हाई होगी। इसीलिए यूरोप में पॉपुलेशन कम है, वहां पे देखना पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। या तो आप अपने देश की राष्ट्रीय आय बढ़ा दीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, या देश की जनसंख्या घटा दीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। इसका फार्मूला होता है जब कुल राष्ट्रीय आय टोटल नेशनल इनकम में से कुल जनसंख्या का भाग दे देते, कुल जनसंख्या से भाग दे देते, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय दो तरह की होती है, वही चीज मैंने बताया, प्रचलित कीमतों पर, चालू कीमतों पर कैपिटा इनकम, प्रचलित कीमतों पर, और दूसरा स्थिर कीमतों पर। आपको दोनों में डिफाइन कर चुका हूं कि प्रचलित कीमत क्या है और आपकी स्थिर कीमत क्या है, दोनों पर कैपिटा इनकम निकाल दिया। तो फार्मूला पर प्रति व्यक्ति आय बराबर नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। समष्टि स्तर के अंतर्गत हम पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो एक प्रकार से नेशनल इनकम ही बढ़ाने की बात करते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन पॉलिसी डिस्कस करता हूं आपके साथ, पॉपुलेशन घटाने का तरीका बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होता है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या नीति और एक पेपर ही बना दिया अर्थशास्त्रियों ने जिसका नाम था जनांकी, आपका जनसंख्या से संबंधित पेपर नहीं है, डेमोग्राफी करके है। ठीक है, डेमोग्राफी का एक पेपर इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। यही है कि अगर पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर दिया जाए, ऑप्टिमाइजेशन कर दिया जाए, तो भी देश की पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं। और डेवलपमेंट प्लानिंग के अंतर्गत एनआई को बढ़ाने का फोकस करते हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाने का फोकस करते हैं, ताकि पर कैपिटा इनकम मेरी इंप्रूव हो सके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया